बंगाल में चल क्या रहा है भैया? लोकतंत्र है, राजनीतिक ड्रामा है या संविधान को खुली चुनौती दी जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार जाए, उसकी पार्टी चुनाव हार जाए, जनता अपना फैसला सुना दे और नई सरकार बनने की तैयारी भी शुरू हो जाए, लेकिन वो हारने वाला मुख्यमंत्री कहे कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो इसे क्या कहा जाएगा? भारत की आज़ादी के बाद पहली बार किसी हारे हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है और इस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। लोग सोच रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी प्रक्रिया हो जाए और नतीजे के बाद कहा जाए कि हम ये नतीजे नहीं मानेंगे? नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। चलो आज बंगाल को डिकोड करते हैं। तो पहले समझते हैं हुआ क्या है। भैया 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 260 सीटें जीती, टोटल 294 सीटों में से, यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया और ये सब पहली बार हुआ। इधर ममता बनर्जी की टीएमसी सिमट कर रह गई सिर्फ 80 सीटों पर। खुद ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से हार गई, वो भी 15,000 से ज्यादा वोटों से। और ये पहली बार नहीं हारी ममता, पिछले चुनाव में भी ममता को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया था और इस बार फिर शुभेंदु ने हरा दिया। यानी जो 15 साल से बंगाल की रानी थी वो अपने ही घर में हार गई लगातार दूसरी बार। और अगले दिन ममता अपने कालीघाट वाले घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, 28 मिनट बोलती हैं और एक दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने शुरुआत अंग्रेजी से की। यह उनका सोचा समझा कदम था क्योंकि वो सिर्फ बंगाल को नहीं पूरे देश को अपना मैसेज देना चाहती थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर जनता का जनादेश छीनने की कोशिश हो रही है। भवानीपुर की काउंटिंग में धांधली हुई है, यहां तक कहा कि उन्हें काउंटिंग सेंटर में अंदर पीटा गया। फिर आया वो पल जब किसी ने पूछा कि क्या वो इस्तीफा देंगी, तो ममता ने सीधे कहा, हम हारे ही नहीं हैं, मैं अपना इस्तीफा क्यों दूंगी, मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ममता के घर के बाहर जो तस्वीर थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। आमतौर पर ममता के घर की गली में बैरिकेड से बंद रहती है, पुलिस का पहरा रहता है, गाड़ियों की आवाजाही बंद होती थी, लेकिन कल से ही सुरक्षा कम कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के झंडा लिए समर्थक उसी गली में घूम रहे हैं। मुख्य सड़क पर बाइक सवार जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर बता रही थी कि बंगाल में ताकत का खेल एक दिन में पूरी तरह पलट चुका है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या सच में ममता इस्तीफा नहीं दे सकती और क्या संविधान उन्हें इसकी इजाजत देता है? और इसे समझने के लिए संविधान के 2 अनुच्छेद जानने बहुत जरूरी हैं। इसी में पूरी कहानी है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक ही पद पर रहते हैं, यानी राज्यपाल चाहें तो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 7 मई 2026 को बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी बस एक दिन बाकी और संविधान अपना काम शुरू कर देगा। अब एक जरूरी बात बताएंगे, जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो सभी पद संवैधानिक रूप से खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। मतलब ममता इस्तीफा दें या ना दें, 7 मई के बाद वो कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है उस दिन मुख्यमंत्री संविधान की भाषा में संवैधानिक रूप से मृत हो जाते हैं, यानी कानून की तौर पर उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो राज्यपाल आगे क्या कर सकते हैं? पहला रास्ता है, राज्यपाल ममता को सीधे बर्खास्त कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी से चलते हैं। दूसरा रास्ता, अगर ममता खुद मुख्यमंत्री मानते हुए कोई बड़ा फैसला लेने लगे तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तीसरा रास्ता, और यह सबसे स्वाभाविक है, चुनाव आयोग ने पहले ही राज्यपाल को नई विधानसभा के गठन का नोटिफिकेशन भेज दिया है। इसके बाद राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता देंगे और फिर बीजेपी का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। यानी ममता के इस्तीफे का इंतजार किए बिना ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी। रुकेगा कुछ नहीं कि ममता इस्तीफा दें, तब प्रक्रिया आगे बढ़े। अब एक और बात, एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुमत की जांच विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पुरानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए यह नियम यहाँ लागू नहीं होता।
इसलिए बहुमत परीक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप कहेंगे कि ममता जो बयान दे रही हैं उसका क्या मतलब हुआ? तो भैया यह संवैधानिक कम राजनीतिक ज्यादा है। यानी इस बयान का असर कोर्ट में तो नहीं लेकिन सड़क पर और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा। ममता यह दिखाना चाहती हैं कि वो झुकी नहीं है, लड़ाई जारी है और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगी। यह कहकर कि सरकार लूटी गई, छीनी गई, पब्लिक ने नहीं चुनाव आयोग ने जिता दिया, ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर ममता केंद्र और बीजेपी की सरकार को घेर सकती हैं। अब एक और एंगल देखते हैं। हार के बाद ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया। उन्होंने नाम गिनाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सबने साथ देने का वादा किया। अखिलेश यादव कोलकाता भी जाएंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल जाकर ममता की सरकार जाने का ऐलान किया था और बीजेपी के लिए रास्ता बनाने का ममता पर आरोप लगाया था। और अब वही राहुल गांधी नतीजे के बाद कह रहे हैं कि टीएमसी की हार पर खुश होना लोकतंत्र की हार पर खुश होने जैसा है। यानी हार के बाद विपक्ष एक हो गया, लेकिन इस एकजुटता में राजनीति भी साफ दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, बंगाल जीतने का मतलब क्या है? बीजेपी अब पूरे देश में एक नई ताकत के साथ खड़ी है। टीएमसी और डीएमके दोनों सत्ता से बाहर हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों पार्टियां इंडिया ब्लॉक के दो सबसे मजबूत खंभे थे। लोकसभा में इन दोनों पार्टियों के कुल 81 सांसद हैं। अगर ये पार्टियां कमजोर पड़ती हैं तो परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर बीजेपी को रोकना विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगा। और 2027 में यूपी समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। उनमें से 5 में पहले से बीजेपी की सरकार है और बचे हुए 2 राज्य पंजाब में आप है और हिमाचल में कांग्रेस। तो भैया आज की पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि ममता का इस्तीफा नहीं दूंगी वाला बयान असल में एक राजनीतिक मैसेज है, संवैधानिक चुनौती नहीं है, क्योंकि 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और ममता बनर्जी खुद ब खुद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, सरकार बनेगी, बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक जरूरी सबक भी है, लोकतंत्र तभी सबसे मजबूत होता है जब हारने वाला भी नतीजों को दिल से स्वीकार करे, क्योंकि ये जनता का जनादेश है, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका सम्मान करना ही असली लोकतंत्र है। जो नेता यह नहीं करते हैं वो कानूनी लड़ाई तो हार ही चुके होते हैं, इतिहास की अदालत में भी कमजोर पड़ जाते हैं। बाकी मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।